हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। तो हमने जहाँ तक भी पढ़ा दिया था आपको ये पता है, हमने क्या मोललता आपको पूरी पढ़ा दी थी। संबंध भी बता दिए थे, सभी सवाल करा दिए थे, मोलरता भी करा दी थी। अब जो अगला टॉपिक है वो है आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता डेफिनेशन क्या हो सकती है नॉर्मलता की। तो वही है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। लिख देते हैं हम। 1 लीटर 1 लीटर एक लीटर विलियन। कलर ये भी अच्छा नहीं पकड़ तो इसको चला कर देखते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम, समझ में आ रही ना, ग्राम तुल्यांकों ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है जी। नॉर्मलता क्या हो गई, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है आपकी। ठीक है जी। नॉर्मलता की तो डेफिनेशन हो गई आपकी, ये हो गई। अब नॉर्मलता में इतनी बात लिखनी है, फिर इसमें लिखना है इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका लिखना मात्रक, तो इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है जी। अब नॉर्मलता लिख देंगे हम, इसका सूत्र आपको करना बस इतना ही है। नॉर्मलता n बराबर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा विलेय का ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वो भी किस में लिया जाएगा, लीटर में। ठीक है जी। अब ग्राम तुल्यांक को हम और क्या लिख सकते हैं, दूसरा इसका बन सकता है हमारा नॉर्मलता n बराबर, यह आ गया आपके पास विलेय का भार, विलेय का भार अपोन में, और विलेय का भार वो भी ग्राम में, बटे में विलेय का
तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन, और वो भी होगा ml में। ऊपर कितना लगा देंगे हम, 1000। अब यही सूत्र आपको याद रखना है हमेशा, और इसी पर ही जितने भी कुछ होगा वो इसी सूत्र पर होगा, इसी सूत्र पर सवाल लिखेगा। अगर आप नॉर्मलता में इतना लिख जाते हो तो आपका एक भी नंबर बिल्कुल भी नहीं कट सकता। आप बस इतना कर जाना, ठीक है नहीं। तो नॉर्मलता आपके हो गई। अब हम नॉर्मलता कैसे निकालते हैं ये और बता देते हैं। तो नॉर्मलता जो निकलती है आपके पास, अगर हम निकालते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार, ये निकाल लेंगे हम अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अगर हमें अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम करेंगे आपको अम्ल का तुल्यांकी भार, तो अम्ल का अणु भार, अम्ल का अणु भार अम्ल का अणु भार अपॉन अम्ल द्वारा, अम्ल द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन। ध्यान रखेंगे जब हम इसका अणु भार निकाल लेंगे तो हम, एक और होता है अणु भार बटे में क्षारकता, ध्यान रखेंगे। तो अम्ल की तो ली जाती है क्षारकता और क्षार की ली जाती है अम्लीयता। अब इसमें उदाहरण दे सकते हैं हम, ये हुआ आपका उदाहरण। उदाहरण दिया H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का क्या निकालना हमें, तुल्यांकी भार। H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर, अणु भार जब निकाल लेंगे हम इसका तो 98 आएगा, आप निकाल लेना। और इसमें हाइड्रोजन पायन कितने हैं, 2+ हैं। वो भी कौन से होते हैं देखो, जैसे हमने ये लिखा क्या, H2SO4। अगर मैं इसको तोड़ा, ये टूटेगा तो कितने में टूटेगा, 2H प्लस में SO4 डबल माइनस है, तो कितने परमाणु देगा ये तुम्हारे पास, 2 हाइड्रोजन के परमाणु देगा। हमने 29 से भाग कर दी, कितना आ गया, तो इसका आपका आ गया है 49, ठीक है नहीं। अब और निकालते हैं। अब निकालते हैं क्षार का तुल्यांकी भार। ये जब निकाल लेंगे हम किसका, क्षार का तुल्यांकी भार। अब क्षार का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे, क्षार का तुल्यांकी
भार। और जब क्षार का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे तो क्षार का अणु भार बटे में क्षार द्वारा दिए गए OH माइनस आयन। तो दिए गए OH माइनस आयन, ठीक है नहीं, दिए गए OH माइनस आयन। अब इसमें क्या निकाला जाता, अणु भार। बोन में क्या रखी जाती है तुम्हारे पास, ऊपर क्षारकता रखी जाती है, यहाँ रखी जाएगी अम्लीयता। अब इसमें निकालते हैं हम, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण। उदाहरण में निकालते हैं हम NaOH का तुल्यांकी भार। NaOH का तुल्यांकी भार और NaH के तुल्यांकी भार। तो NaOH का अणु भार निकालेंगे तो कितना आएगा, Na23 हुआ, ऑक्सीजन कितना हुआ 16 और हाइड्रोजन का हुआ 1/1, कितना आ गया 40/1 कितना आ गया, आपका आ गया 40। ओके, अब निकालते हैं हम मूलक का तुल्यांकी भार। मूलक का तुल्यांकी भार। और मूलक का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा, अणु भार कौन में क्या लिया जा सकता है, उस पर आवेश, ठीक है, अणु भार और उस पर क्या लिखा जाएगा, आवेश। जैसे हम निकालते हैं किसकी, CO3 2- की, CO3 2- का तुल्यांकी भार। और CO2- का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें अणु भार निकालना पड़ेगा 12, ऑक्सीजन का 16, 3 गुणा हाइड्रोजन का कितना होता है तुम्हारे पास, सॉरी 12 हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। साफ कर देते हैं इसे, थोड़ा सा गलत हो गया है एक साइड से। अब ये हुआ 16 गुणा 3 अपॉन में कितने आवेश लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है कितना आवेश लग रहा है, ये 2, तो 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 12, 16 तिया हो गए 48 अपॉन में 2, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 30। तो निकालना आ गए सब चीज, अणु भार तुल्यांकी भार सब चीज निकालना आ गया। अब आते हैं, चलो अगला सवाल कर देते हैं आप। अब अगला सवाल है, आपसे क्या कह रहा चाह रहे हैं सवाल में, हम ये अब सवाल कराते हैं आपको नॉर्मलता का। इस नॉर्मलता के सवाल में क्या क्या कह रहा है ये देखेंगे। तो ये दे रखा आपको 150 ml N/7 H2SO4 अम्ल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि नॉर्मलता का सवाल है। N/7 दे रखा, अब नॉर्मलता कितनी दे रखी है, N/7 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें कितनी क्या घोला गया है, WA सल्फ्यूरिक अम्ल, कितनी मात्रा घोली गई है x ग्राम, वो निकालना हमको, ठीक है। और इसका अणु भार कितना आ सकता है बच्चे, अणु भार के लिए निकालने के लिए सूत्र होता है इसका H2SO4 और H2SO4 2 गुणा में 1 और सल्फर का होता है तुम्हारे पास 32 प्लस 4 गुणा में हो गया 16, सल्फर का कितना होता है 32। ये भी याद कर लेना आप, हाइड्रोजन का 1 होता है अणु भार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, Cl का 35.5, सल्फर का हो गया 32 अपॉन 2 32, 16 चौका 64, जोड़ो 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9 98 आया। मगर हमको क्या निकालना, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
अणुभार और निकाले गए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। कितने हाइड्रोजन परमाणु निकाल सकता है? दो। दो से भाग कर लिए, कितना आ गया? 49। ये हमारे पास हो चुका है। अब क्या रह गया आपके पास? नॉर्मलता निकालनी है बस। विलयन का आयतन कितना दे रखा? विलयन का आयतन, और वो दे रखा आपको 150 ml। अब हमने नॉर्मलता का सूत्र लिखवाया था, आप सबको जानते भी होंगे नॉर्मलता के बारे में क्या होता है। नॉर्मलता का सूत्र ये हुआ, नॉर्मलता n बराबर विलय का भार गुणा 1000, विलय का तुल्यांकी भार गुणा में विलयन का आयतन। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है ये देखते हैं। तो देखो हमारे पास विलय का भार का पता नहीं निकालना है, तुल्यांकी भार ये आ गया 49, विलयन का आयतन दे रखा, बस लगा देंगे। नॉर्मलता कितनी दे रखी? 1/7। यहाँ तो हो गई नॉर्मलता। नॉर्मलता कितनी दे रखी है तुम्हारे पास? 1/7। ये हो गई नॉर्मलता। नॉर्मलता पहले ऐसे लिख लेते हैं, n बराबर विलय का भार कितना हुआ? WA अपॉन तुल्यांकी भार, ये हुआ तुल्यांकी भार, और वो भी किसका? विलय का। अब क्या लगाएंगे हम? विलयन का, विलयन का आयतन, ठीक है नहीं? ध्यान रख लेना वो काय में? ml में। अब नॉर्मलता तो दे रखी है आपको 1/7 दे रखी है। तुल्यांकी अणु भार हमको बच्चे निकालना है, x मान लेंगे चाहे हम। तुल्यांकी भार कितना है? 49। 1000 मल्टीप्लाई में, अब ये क्या कर दे? विलयन का आयतन कितना दे रखा? 150 ml। इसे काटते हैं 7 सत्ते 49, ठीक है। ये हो गया WA। जब WA का मान निकालेंगे तो 7 गुणा 150 अपॉन में 1000, 15 सत्ते 105 होते हैं, ठीक है। 0 ऑन 1000 से ये कर दिया, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देगा, 1.05 ग्राम आ गया। निकाल लेना आप। यह है नॉर्मलता तथा मोललता में संबंध। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। क्या क्या संबंध है नॉर्मलता तथा मोलरता में, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलता n बराबर हो सकती है मोलरता गुणा, ये हो सकती है क्षारकता, या हो सकती है तुम्हारे पास अम्लीयता, या हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ रख सकते हैं क्षारकता हो गया, यहाँ रखा जा सकता है अम्लीयता, और यहाँ पर आ सकते हैं आवेश, और यहाँ आ सकती है संयोजकता। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देख लेना नॉर्मलता मोलरता में संबंध क्या होता है। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा क्षारकता भी होता है, गुणा अम्लीयता भी हो सकता है, आवेश भी हो सकते हैं, संयोजकता भी हो सकता है। तो इसमें आपका ध्यान रख लेना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बहरहाल नॉर्मलता मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा क्षारकता
तथा अम्लीयता। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर क्वेश्चन करते हैं हम एक। ये क्वेश्चन है 2MH3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, विलयन ठीक है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। आज नॉर्मलता का बिल्कुल टॉपिक खत्म करना है मुझे, ठीक है नहीं। अब हम दिखाते हैं। अब देखो बाल को, इसका हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। फास्फोरस रखा हमने क्योंकि ये सेंटर में रख लिया, और ये OH बॉन्ड यहाँ पर भी बना रिया है तुम्हारे इसके साथ। एक OH बॉन्ड इस साइड बनाएगा इसके साथ, एक OH बॉन्ड इसके साथ यहाँ बनाएगा, बाकी बचा ऑक्सीजन, एक साथ ऑक्सीजन भी जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो अब इसकी क्षारकता कितनी हो गई, एक तो ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है नहीं। तो अब हम जब 2MH3PO4 विलयन की नॉर्मलता निकालेंगे तो नॉर्मलता N बराबर, सूत्र होता मोलरता तो गुणा आ गई 2, ठीक है। और H3PO4 की क्षारकता कितनी आई है तुम्हारे पास, अगर हम इसकी क्षारकता लगाएं तो कितनी आ गई है, N बराबर 2 गुणा क्षारकता कितनी आई है 3, तो इसकी कितनी आ जाएगी टोटल नॉर्मलता 6, और ये आ जाएगी ग्राम, ये आ जाएगी तुल्यांक, और ये आ जाएगी प्रति लीटर, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। यह आपका हो चुका है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखेंगे, नॉर्मलता हमेशा मोलरता के या तो बराबर होगी मगर छोटी नहीं होगी, ठीक है। या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, मगर नॉर्मलता हमेशा मोलरता से छोटी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखें। नॉर्मलता मोलरता से कभी भी छोटी नहीं होगी, या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। ओके, अब हमने H3PO4 का बना दिया, और H3PO4 का नाम लिखना चाहो तो नाम नाम भी लिख सकते हैं इसका जो नाम होता है वो नाम होता फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। जितना कम मैंने लिखवाया है सिर्फ उतना ही आपको लिख के आना है, इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा लिखने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करना। ये हो गया फास्फोरिक अम्ल, और इतना आपका बिल्कुल काफ़ी है। हाईलाइट कर सकते हैं हम इसको, और ठीक है। और आपको नॉर्मलता हो गई। अब कल पढ़ाएंगे फॉर्मलता, कुछ उदाहरण दे सकते हैं। वैसे आती तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं है, मगर नॉर्मलता की भी डेफिनेशन आ सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता जितना मैंने करा दिया। और बाकी आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा, तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हम पूरी केमिस्ट्री आपकी 12th क्लास की इसी चैनल पर पढ़ा देंगे, और ताकि आपके घर बैठे घर अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं, हम इतनी आपके साथ मेहनत करेंगे। ओके, ठीक है।